हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को उत्कृष्ट विद्यालय ऑब्लिक मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 आयोजित की जा चुकी है। इस प्रवेश परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं और समय दिया गया था 2 घंटे का। तो साथियों, जानते हैं हम कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, परीक्षा में पूछा गया पहला प्रश्न है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। ये वाक्य जो है किस प्रकार का है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है, ये वाक्य जो है विधानवाचक अर्थात साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, आप सकुशल होंगे। अगला प्रश्न है, धीरज का तत्सम शब्द क्या है? तो साथियों, जो धीरज का तत्सम होता है ये धैर्य होता है, अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नौ नभ के नौ बिहान वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर जो है नावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? साथियों, जो हिंदी भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। अगला प्रश्न है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो साथियों, जो प्रकाशित शब्द है इसमें जो है प्रत्यय है इत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी कौन सी है? तो साथियों, जो सही वर्तनी है ये है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, महेश शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, महेश जो भगवान शंकर का पर्यायवाची होता है और भगवान शंकर के पर्यायवाची होते हैं भूतनाथ, त्रिलोचन, पशुपति। और जबकि जो श्रीपति है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीपति। अगला प्रश्न है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक पर कर घुटनों को छू जाती। इनमें कौन सा रस है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हास्य रस। अगला प्रश्न है, लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं में विशेष क्या है? लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं में विशेष क्या है? साथियों, आप जानते हैं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं और जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। तो यहाँ टमाटर विशेष है और लाल जो है विशेषण है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टमाटर। अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? साथ इसकी विभक्ति है में और पर, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर में स्थित है और जबलपुर में जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? तो साथियों, जो कृतज्ञ शब्द है इसका अर्थ होता है उपकार मानने वाला और जो कृतज्ञ होता है इसका अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, ऊधव को न लेना न माधव का देना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? साथ इसका अर्थ होता है अपने काम से काम रखना, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, अब जो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न शुरू होते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का पहला प्रश्न है, माई ब्रदर इज एसडीओ। तो यहाँ पर आपको जो है जो आर्टिकल्स होते हैं उनका प्रयोग करके बताना है कि यहाँ पर किसका प्रयोग होगा। तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन का। अगला प्रश्न है,
पिक द ओड वर्ड आउट, अर्थात जो सबसे अलग है उसको हमें अलग करना है। तो पिक्चर है, पोर्ट्रेट है और फोटो है, ये लगभग एक ही चीज़ होती हैं और फ्रेम अलग होता है, अर्थात पिक्चर, पोर्ट्रेट और फोटो को फ्रेम में लगाया जाता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रेम। अगला प्रश्न है, गिव द प्लूरल ऑफ टबेलो, अर्थात टबेलो का जो है बहुवचन क्या है। इसका अर्थ होता है झांकी, तो इसका बहुवचन होता है टेबलेक्स, अर्थात झांकियाँ। अगला प्रश्न है, प्रोवाइड द एंटोनोम ऑफ सैंग्विन, इसका अर्थ होता है आशावादी होना। तो आशावादी का विलोम क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, विलोम होता है निराशावादी, अर्थात पिस्मेटिक। अगला प्रश्न है, विच वन इज द प्रीपोजिशन, इनमें से जो है प्रीपोजिशन कौन सा है? तो आप जानते हैं इनटू जो है प्रीपोजिशन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इनटू। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण वाक्य है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आई विल अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ, अर्थात मैं अपने खुद के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदूंगा, अर्थात खरीदूंगी। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात जो ये वर्ड दिए गए हैं इनको हमें रीअरेंज करना है और एक जो है अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात बचाव उपचार से बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड, अर्थात हमें अनेक शब्दों में से एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द दिया है। ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इज नॉट वांटेड, अर्थात एक जंगली पौधा जो ना चाहते हुए भी उग जाता है, इसको कहते हैं बीड। बीड अर्थात खरपतवार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीड। अगला प्रश्न है, माइंस नो वर्ड मीन्स, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टू स्पीक इन अ वेरी डायरेक्ट वे विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवन, अर्थात किसी को ठेस पहुंचाए बिना चिंता किए, अर्थात किसी को ठेस पहुंचाने की चिंता किए बिना सटीक तरीके से, ईमानदार तरीके से बोलना, अर्थात दो टूक बात कहना। अगला प्रश्न है, मीना सेड जया इज डांसिंग, मीना कहती है जया डांस कर रही है। इस वाक्य को हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीना सेड दैट जया वाज डांसिंग। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, हमें जो है सही जो स्पेलिंग है इनमें से उसका चयन करना है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपॉर्चुनिटी, अर्थात OPPORTUNITY, इसका अर्थ होता है मतलब सुअवसर। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग्स, अर्थात जो वर्ड दिए गए हैं इस तरफ और इस तरफ इनकी मीनिंग दी गई है, इनको हमें मैच करना है। डॉन का अर्थ होता है अर्ली मॉर्निंग, अर्थात सुबह, अर्थात इसे कहते हैं अपन लोग अरुणोदय, जब सूर्य उदय होने का समय होता है। डस्क का अर्थ होता है संध्या बेला या बेला, या कहें गोधूली बेला, तो इसका अर्थ होगा ट्विलाइट। और लुक इनटू का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेट करना, अर्थात खोजबीन करना। और अगला है एड्रिफ्ट, एड्रिफ्ट का अर्थ होता है एमलेस, अर्थात जिसका कोई उद्देश्य ना हो। तो इस प्रकार से पहले का ऑप्शन है, पहले का सही होगा चौथा और बी का होगा तीसरा और सी का होगा दूसरा और डी का होगा पहला। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रभा एट्रे वाज
एल्यूमनरी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अर्थात डॉक्टर प्रभा जो हैं ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो है इनका स्थान एक चंद्रमा की भांति है। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट डिफाइन द अंडरलाइन वर्ड द गिवन सेंटेंस, अर्थात जो दिया गया वाक्य है इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये किसको परिभाषित करता है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए प्रोमिनेंट पर्सन हु इंस्पायर अदर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए प्रेरणा का काम करे, अर्थात दूसरे को प्रेरणा दे, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिससे दूसरे को प्रेरणा मिलती हो। अगला प्रश्न है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, अर्थात जो प्रिजर्व वर्ड दिया गया है इसका संज्ञा रूप क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिजर्वेशन। अगला प्रश्न है द बॉय कॉट ए बिग फिश, द पैसिव वॉइस ऑफ द एबव सेंटेंस, अर्थात जो वाक्य दिया गया है इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए बिग फिश वाज कॉट बाय द बॉय। तो इस प्रकार से इंग्लिश भाषा के प्रश्न पूरे होते हैं। अब देखते हैं हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। प्रश्न है वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, जो पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल। अगला प्रश्न है खगोलीय विद्या का वर्णन जो है किस वेद में है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। साथ जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत या तंतु का स्रोत नहीं है। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कपास, पटसन और रेशम जो है हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जबकि नायलॉन जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नायलॉन। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो साथ ही जो नर्मदा नदी है इसको जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेल अर्थात पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है भूमि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत ही कवर करती है, अर्थात स्थल मंडल जो है कितने परसेंट एरिया को कवर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30%। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहारा का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो साथ ही जैसे कि आप जानते हैं विश्व वानिकी दिवस जो 21 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्च। अगला प्रश्न है कौन सी औषधि चाय कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैफीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जैविक है, अर्थात किसमें जीवन पाया जाता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पौधों में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.03%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है। साथियों हमारे अनुसार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक, परंतु एल्युमिनियम भी इसका उत्तर हो सकता है। आप जो हैं जब मंडल द्वारा जो उत्तर सीट आएगी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उससे आप मिला सकते हैं, अभी आप प्लास्टिक मानकर ही चलें। अगला प्रश्न है इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया था।
तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1988 में। अगला प्रश्न है एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है पधाई क्या है? साथियों जो पधाई होता है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य होता है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2.4%। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोपाल शहर में। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन जी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है सरहुल मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अर्थात जो सरहुल नृत्य होता है ये किस जनजाति का है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उरांव जनजाति का। अगला प्रश्न है सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर को दी गई है? साथियों सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता जो है हाल ही में ग्वालियर शहर को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो मदन महल का किला है ये जो है जबलपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है जलीय ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? साथियों इसका सही उत्तर है पृथ्वी। अगला प्रश्न है इसरो का पूरा नाम क्या है? साथियों इसरो का पूरा नाम जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मनका बत्रा का संबंध जो है किस खेल से है? साथियों जो मनका बत्रा है इनका संबंध जो है टेबल टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों जो साइकिल का आविष्कार है मैकमिलन ने किया था। अगला प्रश्न है रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रानी अवंतीबाई जी को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? साथियों सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा होता है। अगला प्रश्न है जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है विद्युत परपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेल या बैटरी के कारण। अगला प्रश्न है सभी धातुएं ठोस होती हैं इस धातु को छोड़कर। साथियों जैसे कि आप जानते हैं जो पारा होता है पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है और अन्य धातुएं जो हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? अर्थात इनमें से कौन किसमें विद्युत प्रवाहित होगी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबे में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जंगलों का संरक्षण। अगर हम जंगलों का संरक्षण करेंगे तो हमें जो है शुद्ध हवा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? साथ ही क्षुद्र ग्रह उपग्रह और धूमकेतु ये जो हैं सौर परिवार के सदस्य होते हैं, परंतु जो तारामंडल होता है ये सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो साथ ही जो बायोगैस है इसका मुख्य अवयव जो है मीथेन होता है। साथ ही आप हमें कमेंट कर जरूर बतलाएं कि आपको इस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि किसके माध्यम में संचरण कर सकती है? साथ ही जो ध्वनि है ये ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित कर सकती है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आवृत्ति की इकाई क्या होती है? साथ ही जो आवृत्ति की इकाई होती है ये हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है
7 रंगों का जो बैंड होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी जो है किसके कारण होती है? तो एड्स जो है विषाणु के कारण होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युग्मनज। अगला प्रश्न है, प्लेटिंग जो है किस पर आधारित है? तो साथ ही जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसको जो है विद्युत लेपन लेपन कहा जाता है। ये जो है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथ इसे जो है जुताई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा है? तो साथियों, आप जानते हैं कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है ये मलेरिया का वाहक होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सदैव। अगला प्रश्न है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा? कह रहा है कि यदि परावर्तित किरण जो है आपतित किरण के 90 डिग्री के कोण पर है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 45 अंश। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। साथियों, अब हम देखेंगे गणित भाषा के प्रश्न और उनके उत्तर। गणित विषय का पहला प्रश्न है, 40 मीटर लंबी रस्सी से समानाकार के टुकड़े काटे जाते हैं। यदि एक टुकड़े की लंबाई 10 मीटर है तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो है कुल लंबी रस्सी है 40 मीटर और हमें टुकड़ा काटना है 10/3 मीटर लंबा। तो इसके लिए हम 40 में जो है 10/3 का भाग लगाएंगे। जब 40 में 10/3 का भाग लगाएंगे हम तो इस तरफ की संख्या पलट जाएगी, हो जाएगी 3/10। 10 का भाग लगाया हमने 40 में, 10 चौको 40 और 4 तिया 12। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 टुकड़े। अगला प्रश्न है, यदि राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ प्राप्त किया तो श्याम को राम से कितने % कम लाभ प्राप्त होगा? साथ ही जब इसको आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 20%। अगला प्रश्न है, x का मान क्या होगा जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करे? साथ ही जैसा कि आप जानते हैं यहाँ आधार समान है। आधार समान होने पे घातें समान होती हैं। जब घातें समान होंगी तो यहाँ x + 1 + 5 बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहाँ ये हो जाएगा x + 6 बराबर हो जाएगा 7 के। उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, अर्थात x बराबर हो जाएगा 7 - 6 अर्थात 1। इस प्रकार से x का मान आ जाएगा 1। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है? साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो 1024, 1936 और 8100 ये सभी सम संख्याएं हैं। इसलिए इसका सही उत्तर इन तीनों में से नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1849, जो कि जो है 43 का वर्ग होता है और 43 जो है एक विषम संख्या होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समलंब चतुर्भुज ABCD में x का मान क्या होगा? जहां AB समांतर है CD के,
अर्थात ये जो है एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में आप जानते हैं कि जो आसन्न कोण होते हैं इनका जोड़ जो है 180 अंश होता है। इसलिए जो है x माइनस 20 धन x प्लस 40 ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो 20 और 40 यहाँ है, यहाँ माइनस का 20 है, यहाँ प्लस का 20 40 है। तो 40 में माइनस का 20 घटाया तो ये हो जाएगा 20 और x मिलकर हो जाएंगे 2x और धन 20 बराबर हो जाएगा 180 अंश। और इस प्रकार से 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 20 यह आ जाएगा 160। तो 2x बराबर हुआ 160, तो x बराबर हुआ 160 बटा 2 अर्थात 80 अंश। इस प्रकार से x का मान होगा 80 अंश। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में बाह्य कोण दिए गए हैं। यहाँ 125 है, यहाँ 125 है। हमें x का मान पता करना है। इसमें जो है इस त्रिभुज में हमें x का मान पता करना है। साथ ही जैसे कि आप जानते हैं जो त्रिभुज के बाहरी कोण होते हैं इनका जोड़ जो है 360 होता है। इसलिए 125 धन 125 धन x बराबर हो जाएगा 360 के। इन दोनों का जोड़ हो गया 250, 250 धन x बराबर 360 और x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा 110 अंश। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 110 अंश। अगला प्रश्न है, 90 रुपए का एक पेन खरीदा और उसे 100 रुपए में बेच दिया, तो बताइए कितने % लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात 100 माइनस 90। तो लाभ आ गया हमारा 10 रुपये। अब जो हमें लाभ % पता करना है। लाभ % का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 90 और गुणे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 धाम 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 बटा 9 अर्थात इसका सही उत्तर होगा 11 सही 1 बटा 9%। अगला प्रश्न है, दिया है अंडर रूट 5625 बराबर 75 हो तो अंडर रूट 0.5625 प्लस अंडर रूट 56.25 का मान क्या होगा। साथ इसका मान दिया है 75। तो हम जो है जो दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 5625 बटे 4 अंक के बाद दशमलव हो तो 10,000 का भाग हो जाएगा 10,000। यहाँ पर है 5625 और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 100। तो साथ ही जहाँ 5625 लिखा है वहाँ हम लिख देंगे 75 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 100 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 10। इस प्रकार से जो हो जाएगा 75 बटा 100 और ये हो जाएगा 75 बटा 10। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, आएगा 100 का भाग लगाया, 100 में 1 आया, 1 का गुणा 75 से किया 75, 10 का भाग 100 में लगाया 10 आया, 10 का गुणा 75 से किया आया 750, जोड़ेंगे आएगा 825 बटा 100। 825 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8.25। अगला प्रश्न है, आज से 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आज की आयु की 4 गुनी होगी, तो बताइए रवि की आज की आयु क्या है। मान लेते हैं कि रवि की आज की आयु x वर्ष है। 15 वर्ष पश्चात अर्थात 15 जोड़ देंगे, आज की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। आज की आयु है 4x माना है हमने, तो हो जाएगा 4x। इस x को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 4x में 1x माइनस हो जाएगा,
ये बचेगा 3x बराबर 15 है, तो x बराबर हो जाएगा 15/3 अर्थात 5 वर्ष। इसको हम अंदाज लगा के भी हल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 5 दिया गया है, 15 वर्ष बाद जो है ये हो जाएगा 20 और आज की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संख्याओं 2/5, 1/10, 24/25 और 3/7 में से कौन सी अशांत दशमलव है। जैसे कि आप अशांत दशमलव जानते हैं कि हम ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से भाग लगाएं तो उसका अंत ना हो, अर्थात अनावर्ती दशमलव रहे, आवर्ती दशमलव रहे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के हर में जो है 2 गुणे 5 के रूप में गुणज होते हैं वे दशमलव शांत होते हैं, और जिनके बटे में 1, 3, 7 इत्यादि संख्याएं होती हैं वे अशांत दशमलव होती हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा 3/7। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 3/7। अगला प्रश्न है x का वह मान जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम इसमें करते हैं क्या है, तिर्यक गुणा कर देते हैं, 8 का गुणा कर देते हैं इससे और 3 का गुणा कर देते हैं इससे। तो 8 का गुणा ऊपर से करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8x - 8 बराबर 2 तिया 6x 3 त्रिकाई 9। 8x ये है, 6x ये इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ये माइनस का 8 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा 17 है, तो x बराबर हो जाएगा 17/2। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 17/2। अगला प्रश्न है एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। कह रहा जो व्यास है, व्यास जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना होता है अर्थात 2r होता है। व्यास जो है ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई मान ली हमने h, तो व्यास जो है ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से जो ये व्यास होता है ये होता है 2r अर्थात त्रिज्या का दुगना होता है। तो इसको मान लिया हमने h के बराबर, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा h/2 अर्थात बेलन की त्रिज्या आ जाएगी h/2। और आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है जो होता है πr² h, तो पाई हमने जो का तो रखा और r की जगह रख दिया हमने h/2 और यहाँ स्क्वायर लगाया और एक h ये है ही है। तो इस प्रकार से जब हल करेंगे तो पाई हो गया, h² ये है यानी कि h की 2 घात ये हैं, 1 घात ये हो गई, तो h की घात हो गई 3, तो h की घात है 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे नीचे वाले का तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा 1/4 पाई h की घात 3 अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 100 मिलीलीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाया गया है तो दूध में पानी का परसेंट कितना होगा। दूध में पानी का प्रतिशत, तो पानी कितना है भाई, अपने पास पानी है 100 ml और कुल बिलियन कितना हो गया। आप जानते हैं कि 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 यू हो गए और 100 यू हो गए, कुल हो गए 1100 मिलीलीटर। और प्रतिशत पता करना है तो इस प्रकार से हम पता करेंगे, 11 से 0 कट जाएंगे, ये बचेगा 100/11। 11 का भाग जब 100 में लगाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा 9 सही 1/11%। अगला प्रश्न है वेरोनिका अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है और फिर भी उसे 12% का लाभ होता है और 280 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, अर्थात हमें क्रय मूल्य पता करना है।
आप जानते हैं कि इसमें दिया है अंकित मूल्य 280 रुपया और हमें बट्टा देती है 20%। तो उसने कुल बट्टा कितना दिया, तो हम निकालेंगे 280 का 20%, लेकिन 280 का 20% इस प्रकार से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 56 रुपये। अर्थात अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है और 20% बट्टा दिया जाता है, अर्थात हमें कुल 56 रुपये की छूट दी जाती है। तो अब हमें वो वस्तु कितने की पड़ेगी, अर्थात उसका वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 280 में 56 घटा दिया तो आ जाएगा 224 रुपये। ये 224 रुपये आ गया हमारा वस्तु का विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 224 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो अब क्रय मूल्य का सूत्र लगा देते हैं। क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 धन लाभ %। तो 100 गुणे विक्रय मूल्य, तो 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना है अपना, आया है 224 रुपये और 100 धन लाभ %। और लाभ से कितना कमा रही है, 12%। तो इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 112। 112 से 224 कट जाएंगे, 112 दूनी 224 और 2 का गुणा हम कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। इस प्रकार से इस वस्तु का लागत मूल्य होगा 200 रुपये और हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 0.0016 की होल घात है 3/4, तो x का मान पता करना है। तो आप जानते हैं कि ये x बराबर इतना दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 होल घात 3 इसको हम लिख सकते हैं 0.2 की घात 4, अर्थात इसका 4 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.0016 और ऊपर की होल घात है 3/4। आप जानते हैं जब घात के ऊपर घात लगी होती तो घातों का हो जाता है गुणा। जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो 4 से 4 कैंसल हो जाएगा और बचेगा 0.2 होल घात 3। तो 0.2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.008। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का व्यय कितना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या कहें आयत है। तो इसका गुणा सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार मान लो लंबाई का 15 ये है, ऊंचाई मान लो 12 दिया है, तो आधार गुणे ऊंचाई ये हो गया। इसका गुणा करेंगे 180 आएगा, 180 वर्ग मीटर आएगा और चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च है 5 रुपया, तो 180 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, ये कुल आएगा 900 रुपया। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 900 रुपया। अगला प्रश्न है, चित्र ए में वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा, ये सरल रेखा है और आप जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण होता है 180 अंश का और चूंकि ये कोण है 100 अंश का, तो जो ये बचा ये होगा 80 अंश का। इस प्रकार से कोण ए का मान होगा 80 अंश, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है। मूल घन और काटे गए घनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है क्या होगा। तो आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², अर्थात 6 गुणे भुजा की घात 2। तो जब जो बड़ा घन है अर्थात 4 सेंटीमीटर वाला घन है, तो इस प्रकार से इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो 6 गुणे 4 की घात 2 अर्थात 4 चौको 16, 4 चौको 16 यानी कि 16 छक्का 96
वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे छोटे घन का, तो छोटे घन का होगा सेक्स स्क्वायर, सेक्स गुणे 1/2 अर्थात ये आएगा सेक्स। अब जो 96 में हम अनुपात ज्ञात करना है तो 96 में हम 6 का भाग लगाएंगे। सॉरी, क्योंकि यहाँ 4 घन थे, भाई 4 सेंटीमीटर वाले घन है भुजा वाले, इसको हमने काटा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में, तो 4 घन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 96/4 × 6 अर्थात 96/24। तो 24 एकम 24, 24 चौको 96 अर्थात 4:1 अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1:4। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके वर्गों का अंतर 104 है। तो मान लीजिए दो संख्याएं जो हैं अंतर उनका 4 दिया गया है, तो दो संख्याएं हैं उनका अंतर जो है 4 है, ये लिख लिया। और उनके वर्गों का अंतर, जो वर्गों का अंतर 104 है, तो ये x² - y², इसका मान आ गया 104। अब हम जानते हैं क्योंकि x² - y², इसका मान होता है x + y, मतलब सूत्र होता है और x - y। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे 104 क्योंकि वर्गों का अंतर 104 है, और यहाँ लिख देंगे हम 4। तो हमें उनके संख्याओं का जोड़ पता करना है अर्थात x + y पता करना है। तो x + y अब गुणे यहाँ लिख देंगे हम 4, 4 का भाग 104 में लगाएंगे अर्थात इस प्रकार से हो जाएगा कि x + y = 104/4। इसका भाग हम जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 × 24 अर्थात 26। अर्थात इन संख्याओं का जोड़ आ जाएगा 26 अर्थात हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26। 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 243, ये जो है पूर्ण घन नहीं है। और 64 जो है आप जानते हैं ये 4 का घन होता है, ये जो है 9 का होता है, और ये जो है 11 का घन होता है। इस प्रकार से इस परीक्षा में पूछे गए गणित भाषा के प्रश्न पूरे होते हैं। आप जो हमें कमेंट कर जरूर बतलाएं कि आपको इस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।